गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हो डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ आप सब घर पे हैं, सुरक्षित हैं। बेटा हम लोग आज हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारा है फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट। तो देखो अभी तक हमने एनवायरनमेंट चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। सर हमने पढ़ी डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। क्या था बिजनेस बेटा? बिजनेस में था हम लोग कोई भी काम करते हैं किस लिए? प्रॉफिट अर्न करने के लिए हम लोग खुद को बिजी रखते हैं, तो उसको हमने क्या माना? बिजनेस माना। एनवायरनमेंट क्या था? हमारे चारों ओर का माहौल कैसा है, वर्किंग कंडीशंस कैसी है, उन सबको हमने एनवायरनमेंट के अंदर कंसीडर किया था। फिर दोनों को क्यूमुलेटिव हमने डिस्कस किया कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, और हमने देखी थी डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू बर्नार्ड। ये सब चीज़ें हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। अब हम लोग उन चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा और आगे चलते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो पहली बात, फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में कौन कौन से फीचर्स हैं, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे उनको याद करने की ट्रिक सर क्या है। पहला फीचर आता है बेटा हमारा टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस का मीनिंग ऐसी फोर्सेस, ऐसी चीजें जो हमारे बिजनेस से बाहर की हैं बट हमारे बिजनेस पे इफेक्ट डालती है, हमारे बिजनेस के डिसीजंस को चेंज करवा सकती है। सर ऐसी चीज का एग्जांपल क्या है? तो देखो बेटा गवर्नमेंट पॉलिसीज। सर गवर्नमेंट पॉलिसीज कैसे किसी बिजनेस को अफेक्ट कर सकती है? तो देखो बेटा मान लो एक कंट्री के अंदर पहले जो टैक्स रेट थी वो 25% थी। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, उस टैक्स रेट को बढ़ा करके 30% कर दिया। अगर 30% कर दिया तो क्या ये चेंज गवर्नमेंट ने किया? हाँ सर गवर्नमेंट ने किया। क्या ऐसा चेंज जो बिजनेस का ओनर है उसके कंट्रोल में है, जो इंडिविजुअल या जो भी ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस कर रही है, क्या ये सारे फैक्टर्स उसके कंट्रोल में है? नहीं सर, गवर्नमेंट पॉलिसी तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, जो प्रोप्राइटर है, जो ओनर है, उसके कंट्रोल में तो है ही नहीं। इसीलिए बेटा इसको बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस जिन पे आपका कंट्रोल नहीं होता। जैसे गवर्नमेंट ने क्या किया, टैक्स की रेट बढ़ाई तो आपके बिजनेस पे उसका बर्डन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे ही जो गुजरात के अंदर है, गुजरात के अंदर गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, वाइन को बैन कर रखा है। यूपी के अंदर मीट की शॉप पे बैन लगाया गया। जो रिसेंटली रूलिंग गवर्नमेंट्स है उन्होंने क्या कर रखा है, यूपी में मीट पे बैन लगा रखा है। बिहार के अंदर क्या है आपका, बिहार में गुटखा, पान मसाला, इन सब पे बैन लगाया गया। तो ये सारे वो फोर्सेस हैं जो आपके बिजनेस से बाहर के हैं, फिर भी ये बिजनेस के बाहर के होते हुए भी आपके बिजनेस को इफेक्ट करने का पावर रखते हैं। आया समझ? चलो आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस के लिए बेटा एक तो होते हैं हमारे अपने और एक होते हैं सबके। दोनों में डिफरेंस पता है ना? अपने का मतलब कोई हमारा खास है, जैसे हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, दादा दादी, नाना नानी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, भाई बहन, मामा मामी, कोई भी जिससे आप अपने लिए समवन स्पेशल जिससे आप बोलते हो ना, वो क्या आपका अपना है। तो वो जो आपके अपने हैं वो कहाँ आते हैं, स्पेसिफिक के अंदर, और जो सबके हैं वो कहाँ आते हैं, जनरल फोर्सेस के अंदर। जैसे हमारी मिलिट्री फोर्स हो गई, जो हमारी मिलिट्री है वो क्या है, सभी के लिए काम कर रही है, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए काम कर रही है? सर वो तो सभी के लिए काम कर रही है, तो वो क्या है, जनरल फोर्सेस। आज हमारी मिलिट्री ना हो तो डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा या इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा हमारे बिजनेस पे। सर मिलिट्री फोर्सेस नहीं है तो देश की पूरी सिक्योरिटी को खतरा है, उसके साथ साथ हमारे बिजनेस को भी खतरा है। तो वो तो जो खतरा है वो सभी को है ना, तो इसलिए ये फोर्सेस क्या होगी आपकी, जनरल फोर्स में कवर होगी। ऐसे ही कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए कोई चेंज कर दिया कि आज से गवर्नमेंट ने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पे 2% टैक्स इंक्रीज कर दिया। तो किसके लिए हुआ, स्पेसिफिक
टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए हुआ केवल, तो ये क्या हुआ, स्पेसिफिक फोर्सेस। जहां पे चेंजेस का इफेक्ट कैसे पड़े, डायरेक्ट पड़े तो क्या है, स्पेसिफिक, और अगर चेंजेस का इफेक्ट डायरेक्टली ना पड़े तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, जनरल फोर्सेस। डायरेक्टली नहीं पड़ेगा तो कैसे पड़ेगा, इनडायरेक्टली पड़ेगा। थर्ड बनाता है बेटा हमारा डायनेमिक नेचर। डायनेमिक नेचर का मतलब क्या, देखो हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा बिजनेस क्या होता है, बिजनेस सर डायनेमिक नेचर का होता है। बिजनेस के अंदर बार बार चेंजेस करने बहुत जरूरी होते हैं। अगर हम लोग बिजनेस में चेंजेस नहीं करेंगे तो हम लोग आउटडेटेड हो जाएंगे। कोई भी हम लोग जो हमारा रिसेंट एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो डायनेमिक नेचर में क्या है आपका, देखो टेक्नोलॉजीज, जैसे आजकल क्या होता है, बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजी आती है, तो उन सभी टेक्नोलॉजी को आपको अपने बिजनेस के अंदर अडॉप्ट करना है। वो सारी टेक्नोलॉजी आपको अपने बिजनेस में लानी है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है। उन लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर आप अच्छी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हो तो कंज्यूमर सेटिस्फिकेशन है वो क्या होएगा, वो भी बढ़ेगा। और कंज्यूमर सेटिस्फिकेशन अगर होएगा तो आपकी सेल्स ज्यादा होएगी, है ना। ऐसे ही अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी के अंदर क्या है, चलो डायनेमिक नेचर का एग्जांपल देखते हैं। डायनेमिक नेचर का एग्जांपल क्या है, नोकिया मोबाइल सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका। आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले क्या था, 10-12 ईयर्स बिफोर, नोकिया मोबाइल सेक्टर इंडिया के अंदर 80% से ज्यादा मार्केट कवर करता था। फिर क्या हुआ सर फिर आया एंड्रॉइड करके मोबाइल फोन्स, जो हम लोग यू टच वाले फोन चलाने लगे। अच्छा सर फिर क्या हुआ, नोकिया वालों ने बोला हमारे तो कीपैड वाले मोबाइल ही चलेंगे, हमें जी आपके टच वच के कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते। फिर क्या बोले नोकिया वाले, बोले सर ये एंड्रॉइड नहीं हमें दो, हम तो एंड्रॉइड दूसरे का सर्वर यूज नहीं करते, हम तो विंडोज बेस्ड फोन उतारेंगे। नोकिया वालों ने क्या किया, विंडो बेस्ड फोन उतार दिया। हुआ क्या हुआ सबको पता है। आज देख लो नोकिया मोबाइल्स कितने चलते हैं। बाकी अदर जो कॉम्पिटिटर्स थे उन सब ने मार्केट को कवर किया, अच्छा अपना सेल्स बढ़ाई अपनी, और नोकिया क्या हो गया, आउटडेटेड हो गया धीरे धीरे, है ना। इसलिए कहते हैं कि बिजनेस के अंदर जो भी टेक्नोलॉजी चेंजेस आए उनको आपको फास्टली अडॉप्ट करना होता है। ऐसे ही आता है नेक्स्ट आपका बेटा अनसर्टेनिटी। हमारा जो बिजनेस है उसमें बहुत सारे टाइप की अनसर्टेनिटी होती है। कल क्या होगा ये किसी को भी नहीं पता। हो सकता है अगला साल हमारे लिए बहुत अच्छा रहने वाला हो और हो सकता है हमारा अगला साल बहुत बुरा रहने वाला हो। तो हमारी जो बिजनेस है वो क्या है, प्रिडिक्शन लेस है। उसके अंदर हम लोग कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कुछ भी प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है। जैसे क्या होता है फैशन इंडस्ट्रीज। आज कोई आपसे पूछे कि नेक्स्ट जो आपका ट्रेंड है वो किस चीज का आने वाला है, फैशन इंडस्ट्री के अंदर कल किस चीज का ट्रेंड आएगा, पता है किसी को? बिकल हो सकता है कल को जो जेंट्स लोग हैं वो साड़ी पहनने लग जाएं, हो सकता है जेंट्स लोग के लिए कोई वेस्टर्न कल्चर वाला ट्रेंड आ जाए, इंड्रो वेस्टर्न का आ जाए, रूटीन में हम लोग शेरवानी डालने लग जाए, कोई भी ट्रेंड आ सकता है ना। कुछ भी सर्टेनिटी नहीं है। हो सकता है जो शादियां हैं वो अब शेरवानी की जगह, कोट पैंट की जगह वो क्या करें, धोती कुर्ते का चलन आ जाए, भी जो दूल्हा है वो क्या करेगा, धोती कुर्ता पहन के शादियां करवाएगा ना। तो ठीक है, जो भी ट्रेंड आएगा वो, ये सारी अनसर्टेनिटी रहती है। ऐसे ही मान लो लोग बाग क्या करते हैं, अभी कोरोना के चक्कर में फूलों की खेती करते थे लोग बाग। इस सीजन में फूलों की बड़ी अच्छी बिक्री होती थी क्योंकि मैरिज सीजन था ये सारा। मैरिज सीजन के अलावा नवरात्रा थे आपके, नवरात्रा के बाद अब रमजान स्टार्ट हो गए। तो इन सभी टाइम में क्या होता है, बहुत सारे फूल बिकते हैं भगवान को चढ़ाने के लिए, एंजॉयमेंट्स के लिए, उछालने के लिए, मालाएं बनाने के लिए। लेकिन अब की बार इतना बुरा टाइम आया कि कोई बाहर निकल ही नहीं सकता, शादियां धूम धड़ाके से हो ही नहीं सकती, मंदिर हम लोग जा नहीं सकते, मस्जिद हम लोग जा नहीं सकते, पूजा वगैरह हम लोग कर नहीं सकते। तो वो जो कोरोना के कारण फूलों की खेती को नुकसान हुआ, वो भी क्या आपका अनसर्टेनिटी का बेस्ट एग्जांपल है। रिलेटिविटी, मेरा जो बिजनेस है वो मैं किस एरिया में कर रहा हूं, किस कल्चर के अकॉर्डिंग कर रहा हूं, वो सोसाइटी वाइज और कंट्री वाइज भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। जैसे आप लोगों ने क्या किया, यूएसए में चले गए और यूएसए में जाकर के साड़ी की शॉप करके बैठ गए। क्या यूएसए में बहुत सारी साड़ीज बिकती है? नहीं, वहां तो साड़ीज का ट्रेंड ही नहीं है।
और बहुत सारे जो क्लॉथ्स हैं वो सब चलते हैं सर, साड़ीज तो वहाँ पे प्रीफर नहीं करते। ऐसे ही मैंने क्या किया, मैं हिंदुओं के मोहल्ले के अंदर गया और वहाँ पे मैंने बुरकास की शॉप कर ली, बुरका की दुकान कर ली, बुरके बेच रहा हूँ मैं, बुरके ले लो बुरके ले लो। तो क्या बुरके बिकेंगे? नहीं सर। अगर आप यही मोमडन्स एरिया में करते तो आपके बुरके की सेल क्या होती? ज्यादा होती। आया समझ बेटा? ऐसे ही लास्ट के आपका मल्टीफेस्टेड। मल्टीफेस्टेड में क्या है, जो एक के लिए कुछ और है और वो ही दूसरे के लिए क्या है, कुछ और है। जैसे आप लोग वो कार्टून नेटवर्क्स देखते हो ना, नोबिता, छोटा भीम, ये सब क्या करते हैं, नॉर्मल लाइफ जीते हैं, बट जैसे ही कोई क्राइम हुआ, कुछ और हुआ, इनको लगा कुछ गलत हो रहा है, एकदम से जाएंगे, पहुंच जाएंगे और अपना दूसरा रूप लेकर के आ जाएंगे। ऐसे ही क्या है, मान लो कोई आपका, जिस एरिया में आप रह रहे हो उस एरिया का थाने का इंचार्ज SHO चेंज हो गया और अब बड़ा स्ट्रिक्ट आ गया, तो उससे क्या होगा, जो क्रिमिनल्स हैं वो तो ये देखेंगे कि भाई साहब अब तो छुट्टी हो गई, अब तो क्राइम नहीं कर सकते, और जो आपके आम आदमी है, मैंगो पीपल, जो जनता है, आराम से सोएगी चैन की नींद, बोले कोई दिक्कत नहीं है, हमारा SHO बड़ा ईमानदार है, हमें किसी बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो बेटा ये हुए हमारे फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सर ट्रिक भी तो बता दो, सेड्रम करके बेटा आप याद कर सकते हो, S फॉर स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस, E फॉर एक्सटर्नल फोर्सेस, D फॉर डायनेमिक नेचर, R फॉर रिलेटिविटी, U फॉर अनसर्टेनिटी, M फॉर मल्टीफेस्टेड। ठीक है बेटा, ये आपके फीचर्स हो गए, जल्दी से नोट कर लो, उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। हाँ बेटा, कर लिया नोट? चलो अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में बेटा हमारा फर्स्ट पॉइंट है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। सर फर्स्ट मूवर एडवांटेज क्या होता है? सुनो बेटा, फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब मैं कोई काम सबसे पहले कर रहा हूं, सबसे पहले कर रहा हूं तो मुझे एफर्ट्स क्या करने पड़ेंगे, कम करने पड़ेंगे, और मेरी इनकम क्या होगी, ज्यादा होगी। किसी भी सेक्टर के अंदर, किसी भी फील्ड के अंदर अगर मैं सबसे पहले जाऊंगा तो लोग मुझे जल्दी मेरे से इंटरेक्ट होंगे। और जैसे मान लो सबसे पहले नूडल्स के फील्ड में मैगी आई, तो मैगी ने आते ही क्या किया, 2 मिनट मैगी नूडल्स, 2 मिनट में मैगी तैयार हो जाती है जी। लोग भाग के बोले अच्छा ये बड़ी अच्छी चीज आई है, हम लोग मैगी खाएंगे मैगी खाएंगे मैगी खाएंगे। तो ये क्या था, मैगी को क्या मिला, अर्ली मूवर एडवांटेज मिला। मारुति कार, छोटी कारें पहले कोई नहीं बनाता था, मारुति वालों ने सोचा कि क्यों ना ऐसी कार बनाई जाए जो स्मॉल फैमिलीज के लिए अच्छी हो, सस्ती भी पड़े। तो मारुति कार ने सबसे पहले मूव ऑन किया किस पे, छोटी कार के बिजनेस पे, और इसी के कारण मारुति को इसका बहुत बड़ा फायदा मिला। छोटी कार का एक बहुत बड़ा हिस्सा होल्ड किया किसने, मारुति कार ने स्टार्टिंग के अंदर, ड्यू टू द एडवांटेज ऑफ फर्स्ट मूवर एडवांटेज। ठीक है, तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज में क्या है, आप सबसे पहले आओगे, आप स्टार्ट करने वाले हो किसी चीज की, और स्टार्ट करने के कारण आपको एडिशनल बेनिफिट मिलता है। दूसरा आता है बेटा हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स। जिस सेक्टर में मैं बिजनेस कर रहा हूं उस सेक्टर के अंदर क्या क्या थ्रेट्स मेरे सामने हैं। भाई मान लो मैं गुड्स खुद बना रहा हूं, मैं गुड्स खुद बना रहा हूं, और ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या हुआ, बाहर से गुड्स भी इंपोर्ट हो सकता है। तो जो मैं गुड्स बना रहा हूं उसकी क्वालिटी कैसी है, बाहर से जो गुड्स आ रहा है उसकी क्वालिटी कैसी है। अगर बाहर वाले गुड्स की क्वालिटी अच्छी हुई तो मेरे लिए एक थ्रेट हो गई, बाहर वाले गुड्स के प्राइस अगर कम हो गए तो वो भी मेरे लिए एक थ्रेट है, क्योंकि बाहर वाला गुड्स जो इंपोर्ट होके आ रहा है वो गुड्स क्या पड़ रहा है, सस्ता पड़ रहा है, और जो मैं बना रहा हूं वो क्या हो रहा है, महंगा बिक रहा है। ऐसा भी हो सकता है ना। तो इसका परफेक्ट एग्जांपल क्या है, चाइना मार्केट। आज इंडिया वाले कोई चीज बनाने की सोचते हैं ना कि मैं क्या करूं, एक मोबाइल फोन बना लूं, तो जो मोबाइल फोन मैंने बनाया वो मोबाइल फोन बनाने की कॉस्ट 7,000 रुपीज अगर आ रही है, चाइना वाला उसको बेच रहा है इंडिया में आकर के 3,500 रुपए में, बताओ, है ना। तो क्या है, ये आता है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स के अंदर, कि मेरे बिजनेस के अंदर मुझे किस किस चीज से किस किस टाइप का खतरा है। कोपिंग विद रैपिड चेंजेस, मेरे बिजनेस के अंदर जो भी चेंजेस हो रहे हैं जनरली किसके रिगार्डिंग होते हैं, टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग। तो उन चेंजेस को मैं कॉपी करूं, समझूं जल्दी से, और समझ करके उनको मैं क्या करूं,
मेरे बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट करूं, जिससे उन चेंजेस का ज्यादा से ज्यादा फायदा मुझे मिल सके। इंप्रूविंग परफॉर्मेंस, कंटिन्यूअस लर्निंग। अगर हम लोग क्या करते हैं, एक ही काम को बार बार रिपीट करते रहते हैं, बार बार रिपीट करने के कारण क्या होगा, हमारी परफॉर्मेंस भी धीरे धीरे क्या होगी, अच्छी होती जाएगी। जैसे मान लो आप स्टार्टिंग में जब आपने पढ़ना स्टार्ट किया, या जैसे आप लोग कॉमर्स के अंदर आए, आपने फर्स्ट लेक्चर लिया किसी भी चीज का, तो आपको वो उतना अच्छे से समझ नहीं आया होगा जितना आपको सेकेंड लेक्चर के अंदर आया, उससे अच्छा आपको थर्ड लेक्चर में आया होगा, और धीरे धीरे क्या हुआ होगा, आप और अच्छे से उस चीजों को समझने लगे होंगे। ऐसे ही बिजनेस के अंदर क्या है, मैं आज कोई काम कर रहा हूं, आज मैंने ये मार्केट फर्स्ट टाइम बनाया, तो हो सकता है कि मेरे से एकदम परफेक्ट ना बने। सेकंड टाइम बनाया तो जो कमियां थी वो क्या हुई होंगी, कुछ कम हुई होगी। थर्ड टाइम क्या हुआ होगा, और अच्छा बना होगा। और एक टाइम पे जाकर के क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, मैं मेरे ही काम से इतना कुछ सीख गया कि एक ही बार में मेरे से परफेक्ट मार्कर बनने लग गया। ठीक है, या था आपका इंप्रूविंग परफॉर्मेंस या कंटिन्यूअस लर्निंग के अंदर। नेक्स्ट आपका गिविंग डायरेक्शंस फॉर ग्रोथ। हमारा जो बिजनेस है वो हमें ग्रोथ करने के लिए डायरेक्शन देता है, एक्सपांशन के लिए डायरेक्शन देता है। सर एक्सपांशन और ग्रोथ दोनों में डिफरेंस क्या होता है? बेटा ग्रोथ, जिस बिजनेस में आप काम कर रहे हो उसी बिजनेस को वहां से थोड़ा इंक्रीज करना। बिजनेस सेम रहेगा बट बिजनेस का लेवल क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा, वो क्या आपकी ग्रोथ। एक्सपांशन का मीनिंग क्या है, हम लोग जहाँ पे काम कर रहे थे उसके अलावा एडिशनल जगह हमारी ब्रांचेज खोल देंगे, सब ऑफिस खोल देंगे, वो क्या होता है, वो कहलाता है हमारा एक्सपांशन। ठीक है, तो अगर आप कंटिन्यूसली अगर इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हो, सारे ग्रोथ कर रहे हो, तो आपके पास क्या होगी, इनकम्स बढ़ेगी और उस इनकम्स को आप और ज्यादा इन्वेस्ट कर पाओगे। मीटिंग कंपटीशन, जैसे देखो हमारी इंडिया के अंदर बहुत सारे नेटवर्क्स थे। जब जियो आया, एयरटेल था, वोडाफोन, आइडिया, डोकोमो, रिलायंस, और भी थे बहुत सारे छोटे मोटे, है ना। तो उन सब के से कंपीट करना जियो के लिए कितना इजी था। एक नया ऑपरेटर आकर के ये सोचे कि मैं पूरे मार्केट को कवर कर लूं, तो कैसे पॉसिबल था। जियो ने आपको इसका परफेक्ट एग्जांपल दिया। जियो वाले ने क्या किया, बड़े धूम धड़ाके के साथ आया जी, एक नया नेटवर्क आया, एक नया सिम कार्ड आया है मार्केट के अंदर, जो आपको 6 महीने तक फ्री में कॉलिंग देगा, फ्री में आप मैसेजेस कर सकते हो, फ्री इंटरनेट आप यूज कर सकते हो, 4G इंटरनेट आपका रहेगा, अच्छी मस्त स्पीड आएगी आपकी, और आपको हर महीने रिचार्ज करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपको 1 GB नेट के 150 रुपये लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी बातें किसने करके दी आपको, जियो ने अपने बिजनेस मार्केट में आते ही करके दी। फायदा क्या हुआ, आते ही जियो, जिसने भी देखा बोले कौन सा नेटवर्क, बोले कोई भी हो भाई साहब, सिम कौन सी लेनी है, जियो की लेनी है, और सारे भाग लिए जियो 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 होली पूरे मार्केट के अंदर। हुआ क्या, जियो ने अच्छा खासा मार्केट कैप्चर कर लिया, और जो पुरानी मोबाइल कंपनीज थी, जो नेटवर्क कंपनीज थी, वो सारी क्या होगी, वो सब अब डिफिकल्टीज फेस करने लगी। हम लोग मार्केट में टिके तो टिके कैसे। आया समझ। मीटिंग कंपटीशन, तो आपकी पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए जिससे आप क्या कर सको, कॉम्पिटिशन्स को इजीली मीट आउट कर सको। इमेज बिल्डिंग, आपके प्रोडक्ट की इमेज पॉजिटिव होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, लोगों को लगना चाहिए कि हाँ अगर ये चीज़ है इट मीन्स ये हमारे लिए बहुत ही फायदे वाली है। पहले दो नेगेटिव एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे आपका जॉनसन एंड जॉनसन, जॉनसन एंड जॉनसन के प्रोडक्ट पहले बच्चों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, बट क्या हुआ, यूएस के अंदर रिसर्च हुआ और वहां पे ये बताया गया कि जॉनसन एंड जॉनसन के जो प्रोडक्ट्स हैं, उन प्रोडक्ट्स के कारण बच्चों में कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। तो जॉनसन एंड जॉनसन की इमेज क्या हो गई, डाउन चली गई, प्रोडक्ट्स बिकने कम हो गए। ऐसे ही मैगी, मैगी जब आई तो बहुत अच्छा मार्केट कवर किया था मैगी ने, और हर कोई बच्चा भूख लगी, मम्मी मैगी बना दो, मम्मी मैगी बना दो, मैगी बना दो। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही मैगी पे सर्वे हुआ और मैगी में वो लीड करके जो कंटेंट था एक्स्ट्रा मिला, उसके बाद से क्या हुआ, घर वाले ही मना करने लगे, बेटा मैगी नहीं खानी, तू और कोई सी गैगी खा ले, टैगी खा ले, पैगी खा ले, बट मैगी नहीं खानी, और नेस्ले वाली मैगी नहीं खानी। क्यों नहीं खानी, क्योंकि उसके अंदर बेटा ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे ही पॉजिटिव इमेज बिल्डिंग की बात करूं, एमआरएफ जो आपका था,
MRF टायर्स आते हैं ना आपके, कि अगर MRF का टायर है तो क्या होगा, अच्छा ही होगा, है ना। MRF का टायर अगर है तो अच्छा ही होगा, लंबे टाइम तक चलेगा। ये बेटा सारे हमारे होते हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स, ठीक है। तो कौन कौन से फीचर्स हमने डिस्कस किए। फर्स्ट आपका है फर्स्ट मूवर एडवांटेज, सेकंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स, थर्ड कोपिंग विद रैपिड चेंजेस, फोर्थ इंप्रूविंग परफॉर्मेंस, फिफ्थ गिविंग डायरेक्शंस फॉर ग्रोथ, सिक्स्थ मीटिंग कॉम्पिटिशन और सेवंथ इमेज बिल्डिंग, ठीक है। नोट कर लो ये सारा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव ए गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।